हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जो नया वीडियो लेके आया हूँ वो है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। तो ये जो वीडियो है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डील करेगा, कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंड आई होप आप में से कई स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत थी। आपने अगर देखा होगा तो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर कितना ज़्यादा लेंदी है, मतलब उसमें तो ऐसा लगता है हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन जो पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो वापस से एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो आई विल नॉट वेस्ट एनी अदर टाइम एंड आई विल गो वन बाय वन विद द क्वेश्चन, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन। अब फर्स्ट वन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो, ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई होप आप सबको बेसिक्स आता होगा, आई मीन बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन आता होगा कि भाई यहाँ तो कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन करना होता है, और अगर सब्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाए तो फिर किसी और डायरेक्शन में हमें सोचना पड़ता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँ, तो अगर मैंने कॉस एक्स माइनस ए को टी ले लिया तो माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू 1 डी एक्स ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। मतलब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता भी हूँ तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता। तो फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, तो बेटा हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता जनरेट होना शुरू हो जाए। अब ये कैसे होगा सर, ऊपर तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, 1 से आप ऐसा सब जनरेट कैसे कर पाओगे? तो 1 से जनरेट नहीं होगा, मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? इसमें आपको 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, आई मीन साइन ए माइनस बी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता होगा जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ही डिवाइड करना पड़ता है, सो दैट द क्वेश्चन रिमेन्स न्यूट्रल। तो ऐसा करके सर फायदा क्या होगा, वो फायदा अभी आपको समझ में आएगा। दिस इज साइन ए माइनस बी डी एक्स अपॉन नीचे है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बेटा ये जो मैंने साइन ए माइनस बी लिखा है यहाँ पे, इधर से मैं बस ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने क्वेश्चन को न्यूट्रल कर दिया। अब बेटा मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ और कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक एक्स ऐड करना चाहता हूँ और एक एक्स सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने जो ऐड किया मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट द क्वेश्चन रिमेन्स न्यूट्रल। बट सर फायदा क्या होगा? फायदा ये है बेटा, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एक्स माइनस बी का एक ग्रुप बना सकता हूँ और a माइनस एक्स में से माइनस साइन कॉमन लेके x माइनस ए का दूसरा ग्रुप बना सकता हूँ। रीज़न, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक थीटा क्या है x माइनस ए और यहाँ पे थीटा क्या है x माइनस बी। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर जैसा जनरेट करना है तो फिर न्यूमरेटर में भी वही वाले एंगल्स मुझे जनरेट करने पड़ेंगे। तो हेंस दिस स्टेप। तो ये क्या है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन दिस इज वॉट एक्स माइनस बी। बेटा एक एंगल आपका जनरेट हो गया, a और माइनस एक्स में से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx। इससे हुआ क्या, ये देखो क्या बन गया। इस एंगल को बेटा अगर मैं a नाम दूं और इसको मैं b नाम दूं तो क्या ये साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन गई? और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप ये आपको आता होगा। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और होल अपॉन में क्या है आपका, ये जो डिनोमिनेटर आपका है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और बाहर क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, आप सबको अपना अपना डिनोमिनेटर दे दो। ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये सबको अपना अपना डिनोमिनेटर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो अपना dx। ठीक है, यहाँ पे आप अपना इंटीग्रेशन करके सबको अपना डिनोमिनेटर देके अपना dx दे देंगे, माइनस यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, dx। अब आप देखो आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स माइनस ए से आपका कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे
कॉस एक्स माइनस बी से आपका कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, तो आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो बेटा बाहर ही पड़ा है, वो बाहर ही पड़ा रहेगा। अंदर आप देखोगे तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए विल गिव यू tan एक्स माइनस ए dx। अब आपको tan x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये भले ही tan x माइनस बी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन आता है तो देन इसका भी डायरेक्ट आ जाएगा। सो tan x का इंटीग्रेशन आप सबको याद होना चाहिए, वो होता है log ऑफ sec x। तो log ऑफ sec x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x माइनस बी। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें कब चेंजेस आ जाते हैं, जब x के बाजू में कोई नंबर मल्टीप्लाइड होता। लेट्स से यहाँ पे ये 2x माइनस बी होता, तो यही क्या बन जाता, log ऑफ sec 2x माइनस बी, पर देन वो 2 जो है बेटा उसका कॉम्पनसेशन लगता नीचे, अपॉन में 2 भी आ जाता। तो इस चीज़ का आपको बहुत खास ध्यान देना है कि भाई ये जो आपका x है उसके बाजू में कोफिशिएंट 1 है कि कुछ और है, कुछ और है तो उसका कॉम्पनसेशन लगेगा। बट अभी के लिए क्योंकि ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखना, मैं इधर ऊपर कर रहा हूँ इस चीज़ को। सो दिस इज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अंदर जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी इज log ऑफ sec x माइनस बी इनसाइड द मॉड माइनस log ऑफ sec x माइनस ए इनसाइड द मॉड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ तो गया है, बट इसको दिखने में थोड़ा अच्छा बना देते हैं। कैसे, log की प्रॉपर्टी, log m माइनस log n, log m माइनस log n आप सबको आता होगा, दैट इज नथिंग बट log m बाय n, तो हो जाएगा log ऑफ sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए। और हमें पता है बेटा इंटीग्रेशन के आंसर में हमेशा क्या आता है, आर्बिट्री कांस्टेंट तो आते ही आता है, तो प्लस सी। अब कई बुक्स में आंसर कॉस में दिया है, तो आपको पता है ना बेटा, जब इसको कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस बी और ये 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए बन जाएगा। रेसिप्रोकेट हो गया, ये कैसा बन जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। सो ये था आपका बेटा पहला क्वेश्चन। क्यों इसी को ही पहले उठाया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप बहुत सारा इंटीग्रेशन पढ़ते हो, आपको एक टाइम के बाद समझ में आ जाता है कि ये सारे स्टेप्स हमें करने हैं, बट ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जहाँ पे अगर आपको फर्स्ट स्टेप ही नहीं पता ना, आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर कि 2 कॉस वाले अगर मल्टीप्लीकेशन में है आपके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो आपको साइन ए माइनस बी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। For one simple reason, only then you can generate the denominator. So with this, the first question is done. आते हैं बेटा सेकंड पे। सेकंड वाला अगर आप देखोगे, आप सब क्या करो, आप सब क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करके एक बार खुद से आप अटेम्प्ट करके देखो, और फिर नहीं बनेगा तो देन आप मेरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन जो एक बार आपके प्रैक्टिस किए होने चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द सेकंड वन? It says integration of dx upon x square into x की पावर 4 plus 1 पावर 3/4। ठीक है, आप ये बहुत ध्यान से समझना बेटा, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए आपका जहाँ पे ऐसी फ्रैक्शनल पावर चल रही है बड़े ब्रैकेट के बाहर, आप समझ जाना फॉर 99% ऑफ द क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वही अप्लाई होगा। और वो क्या है, कभी भी कोई एक बड़ा सा ब्रैकेट है, उसके ऊपर पावर अगर फ्रैक्शनल होती है तो आप उस ब्रैकेट में से हमेशा क्या करते हो, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को कॉमन निकाल देते हो। तो आप मुझे बताओ बेटा, x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 हाईएस्ट पावर लेके बैठा हुआ है, मैं इसको कॉमन निकाल दूंगा बाहर। अब बाहर कॉमन निकालने के लिए आप बोलोगे सर कॉमन निकालने के लिए तो 1 के पास भी होना चाहिए। हाँ, तो नहीं है ना उसके पास, पर कॉमन तो मैं तब भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं आप देखो, यहाँ पे दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर है। जो भी करूंगा बेटा इस 3/4 वाली पावर के अंदर ही करूंगा। तो देखो इन दोनों में से अगर मैं x की पावर 4 को अगर कॉमन ले लेता हूं, तो बेटा कॉमन लेने पे यहां तो क्या छूट जाएगा, 1। अब उधर तो x की पावर 4 था ही नहीं ना, पर मैंने तो निकाल लिया कॉमन। तो कब निकाला होगा, जब मैंने अपने माइंड में x की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया होगा और x की पावर 4 से मैंने डिवाइड भी कर दिया होगा। क्योंकि अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, सो दैट द क्वेश्चन रिमेन्स न्यूट्रल। तो अगर x की पावर 4 को अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो बच क्या जाएगा, नीचे बच जाएगा x की पावर 4। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये।
कि x की पावर 4 प्लस 1 में से अगर मुझे x की पावर 4 कॉमन निकालना है तो बेसिकली मैंने किया क्या, 1 में x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया और x की पावर 4 से डिवाइड किया, तभी तो मैं x की पावर 4 कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। तो मैं कुछ ऐसा जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। सो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 और बेटा इस पूरे की पावर में क्या चल रहा है 3/4 चल रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना यहां पे, ये x की पावर 4 है और ये दूसरा ब्रैकेट है पावर 3/4। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में सबको अपनी अपनी पावर मिल जाती है। सो ये क्या बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 को अगर मेरे को बाहर निकालना है तो पावर में क्या कैरी करके जाएगा 3/4 कैरी करके जाएगा, और ये जो बच गया है आपका दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर -4 भी लिख सकता हूँ, और होल पावर में क्या आ जाएगा बेटा 3/4। पर सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, आप हाईएस्ट पावर क्यों कॉमन निकाल रहे हो, क्योंकि बेटा तरीका ही ये है ना। ऐसा करने के बाद फ़ायदा क्या होता है सर, फ़ायदा ये होता है कि कॉमन निकालने के बाद जो टर्म बनता है ना वो हमारा dt की तरह काम करता है सब्स्टिट्यूशन में, और जो यहाँ पे ये पावर में बच जाता है ना ये आपका क्या बन जाता है t बन जाता है। कैसे, मैं अभी आपको सिखाता हूँ। देखना, ये हो जाएगा dx अपॉन ये है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 पावर 3/4, बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बना ये x का क्यूब, इंटू आप अंदर जाओगे तो 1 प्लस एक्स की पावर -4 पावर में क्या आ जाएगा 3/4। व्हाट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5। अब इस x की पावर 5 को बेटा मैं ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा x की पावर -5 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -4 पावर में 3/4। तो ये सब करने के बाद मैंने क्या अचीव कर लिया, आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। आप जब इसको t लोगे अंदर वाले को तो x की पावर -4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 x की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt। ये पढ़ा है बेटा x की पावर -5 dx, जो कि आपको किस में कन्वर्ट करवाएगा dt में कन्वर्ट कराएगा। सो बेसिकली मेरा सब्स्टिट्यूशन एक्टिवेट हो सके इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पे बेटा ऐसी फ्रैक्शनल पावर चलती है इनसाइड अ बिगर ब्रैकेट, तो हमेशा उसमें से हाईएस्ट पावर आपको कॉमन निकालनी है। ठीक है, तो देखना ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं पूरे 1 प्लस एक्स की पावर -4 को क्या ले लूंगा बेटा t, तो -4 एक्स की पावर -5 dx क्या बन जाएगा आपका dt, तो x की पावर -5 dx बेटा हमारा क्या हो जाएगा -1/4 dt। तो इसकी जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 dt अपॉन नीचे क्या है t की पावर में 3/4। अब -1/4 को आप बाहर रख दो, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा ये t की पावर में -3/4 dt। अब ये तो नॉर्मल है ना बेटा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1/4 इंटू टी की पावर में -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 और बाहर क्या आ जाएगा बेटा +c। तो ये क्या बना -1/4, दिस विल बिकम टी की पावर में 1/4 अपॉन नीचे भी क्या बन जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा बेटा +c। 1/4 से 1/4 आपका कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर इज माइनस ऑफ टी की पावर 1/4 + c। तो दैट इज माइनस ऑफ व्हाट इज योर टी, आपका टी क्या है बेटा 1 प्लस एक्स की पावर -4 + c, जिसको आप और थोड़ा अच्छे से बना सकते हो। एक्स की पावर -4 को यू कैन राइट 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एलसीएम वगैरह लेके बुक में दिए हुए आंसर जैसा आप बना सकते हो। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि ऐसा आज के बाद मेरे को दिखा तो आई शुड नो माई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से ही इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चों को पहला स्टेप ही नहीं समझ में आता है, इतना सारा पढ़ के आते हैं। कई बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, अरे फ्रैक्शनल पावर में पार्शियल फ्रैक्शन लगता ही नहीं है। वो छोड़ो, यहाँ पे पावर 4 है, पावर 4 के लिए आप सोच के देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कितने कॉन्स्टेंट्स आएंगे वहाँ पे। तो यू शुड नो द आंसर क्वेश्चन को देखते से ही कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेकंड वाला समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं तो वापस से बेटा आप एक बार पीछे करके वापस से आप देखोगे इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप वापस से देखोगे तो आपको एक और बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द थर्ड वन। हाँ, थर्ड कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितना डिस्कस कर रहा हूँ वो एक बार के लिए हम इग्नोर भी कर सकते हैं कि सर शायद आएगा शायद नहीं आएगा। e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। आपने पढ़ा होगा ना बेटा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर कभी भी बनता है बेटा dx,
इसका आंसर हमेशा क्या होता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आई होप ये कैटेगरी आपने पढ़ी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बेसिक आपको आता होगा। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, सो योर आंसर इज डायरेक्टली ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, ई की पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब देखो सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इस कैटेगरी का है, तो आपको समझना क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन एक ही है सर, बाय पार्ट्स लगा देते हैं। अब अगर आपने इस पर बाय पार्ट्स लगाने का किया तो बेटा बाय पार्ट्स में क्या होता है, आई लेट वाला रूल चलता है, आई लेट, और आई लेट के हिसाब से बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आई मीन ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड फंक्शन। और आपको तो पता ही ना बेटा बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन का आगे जाके डिफरेंशिएशन भी होता है, और डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है वो बड़े वाले इंटीग्रेशन में भी जाता है। आपको लगता है ये है डिफरेंशिएशन के लायक? तो यहीं से ही आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि गलती से भी इसमें बाय पार्ट्स तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर वो लगाते ही रह जाएंगे, आंसर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ई की पावर एक्स वाला ऐसा आपको वियर्ड सा कोई क्वेश्चन देखे, समझ जाना सर ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी। ठीक है, तो इसको कैसे करें बेटा, अब इसको तोड़ के ऐसा तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि है तो ये ऐसी वाली कैटेगरी। तो क्या करें, देखो बेटा यहाँ पे बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, और वो ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। दूसरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो बेटा ऐसा है कि आपको 11th और 12th में याद ही होना चाहिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो 11th और 12th में लगभग हर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में लगता ही लगता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो एंगल यहाँ पे उसका आधा एंगल यहाँ पे आना चाहिए। तो आप देखो बेटा ये दिख ही रहा होगा आपको, 1 प्लस कॉस 2x दिख ही रहा होगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स, ऊपर वाले को भी साइन 2 थीटा को ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस व्हाट इज साइन 2x, 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा देना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो -1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आप कहाँ पे पहुंच जाओगे बेटा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स पे पहुंच जाओगे। तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, वो लगाया मैंने। आपको ये ऐसा नहीं याद होता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल करोगे तब भी क्या आएगा आपका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब सर इसके बाद क्या करें, तो देखो बेटा ई की पावर एक्स, आप 2 को पहले तो कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में नीचे क्या है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बेटा अपना सबको डिनोमिनेटर देना है, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया ई की पावर एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या बेटा हमारा tan x dx। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x। अब मैं थोड़ा सा बेटा इसको अच्छे से रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, तो रीअरेंज करने पे देखो ये क्या बनेगा, दिस इज ई की पावर x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हमारी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सर यहाँ पे fx होना चाहिए, एक टर्म fx वाला होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, और दूसरा टर्म उसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर मैं tan x को बेटा fx मान लेता हूँ तो उसी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सो दिस इज ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो ये हमारी कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर x इंटू tan x प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। बट यू आर सपोज टू मेंशन दिस प्रॉपर्टी। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, बिकॉज अदरवाइज आपको ही पता है ये डिराइव कैसे हुआ है बेटा, ई की पावर x और tan x पे आप बाय पार्ट्स लगा लो, और ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को आप साइड में ही रखो। तो जब आप ई की पावर x इंटू tan x पे बाय पार्ट्स लगाओगे तो एक टर्म आएगा ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन वाला,
वो इसको काट देगा, तो आप घूम फिर के इसी आंसर पे ही पहुंचोगे। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा भी समझा है इसको अलग से तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा मैं कौन सी बातें कर रहा हूँ। सी द रीज़न है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जब अपन डील कर रहे हैं तो वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। वो मैं मान के चल रहा हूँ कि उतना आपको आता होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, एंड जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखे इन क्वेश्चन को तो ये सॉल्यूशंस बेटा इनके सामने हैं। मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक रीजनिंग देने की कोशिश करूँ। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज आवर थर्ड वन। कमिंग ऑन टू द फोर्थ वन। तो फोर्थ अगर हम देखें तो अब आ गया डेफिनेट का क्वेश्चन। ठीक है, तो डेफिनेट का देखो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा ना बेटा उसको हमेशा आप आई से शुरू करोगे, उसका नाम आप आई रखोगे। आई मतलब इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। तो हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन में इससे शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू -1 से लेके 2 x³ - x dx। ठीक है, अब क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप हमेशा आई से शुरू करना चाहिए? क्योंकि बेटा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वापस क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करता है जब हम प्रॉपर्टीज़ लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वापस से आपका क्वेश्चन रिपीट होगा, तो क्वेश्चन रिपीट होने पे मैं उसका नाम वापस से क्या रख दूंगा? आई। नहीं तो कुछ क्वेश्चन होते हैं बेटा जहाँ पे ऐसा इनफाइनाइट लूप आपका चलता ही चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर आएगा कैसे। सो डेफिनेट में खास करके आपको ये बातों का ध्यान रखना है। नाउ इंपॉर्टेंट, सर आई की वैल्यू निकालनी है, ये है मॉड ऑफ x³ - x। अब सर x³ - x वो भी मॉड के अंदर, तो सर एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इंटीग्रेशन में कि a से लेके b f(x) dx को मैं तोड़ के भी लिख सकता हूं सर a से लेके c f(x) dx प्लस c से लेके b f(x) dx। और ये खासकर प्रॉपर्टी यूज कहां पे होती है? मॉडुलस में, क्योंकि मॉडुलस के लिए इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस का सिंबल हटना चाहिए। पर मॉडुलस का सिंबल ऐसे नहीं हटता है ना, वो बोलता है कि जब तक आप मेरे अंदर वाले के बारे में नहीं बताओगे तब तक मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं बाहर ऐसे ही हट जाऊंगा कि मैं बाहर माइनस देके हटूंगा। क्योंकि वो कहता है कि मेरा अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। इफ़ समथिंग इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव तो भाई मेरे को लगाया क्यों है? आप ऐसे ही हटा दो मेरे को। बट अगर अंदर वाला नेगेटिव है और अगर मैं मॉड को कह रहा हूँ अपना सिंबल हटा, तो वो कहता है भाई मेरे को तो पॉजिटिव बनाना है, अंदर वाला नेगेटिव है तो बाहर में क्या छोड़ के जाऊंगा? एक माइनस साइन छोड़ के जाऊंगा, सो दैट नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाए? पॉजिटिव। सो बेसिकली -1 से लेके 2 में हमें थोड़ा ना पता है ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव है कहाँ कहाँ नेगेटिव है, तो वही तो हमें डिसाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए बेटा आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है आपने सीखा होगा जिसको कहते हैं वेवी कर्व। ठीक है, तो वेवी कर्व की मदद से हम यहाँ पे करेंगे, और जिसको वेवी कर्व नहीं भी आता है उसको भी समझ में आएगा। तो वेवी कर्व जिसको नहीं आता है उसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। बट सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं बेटा कि मॉड के अंदर आखिर है क्या। आप x कॉमन निकालो, ये x² - 1 बन गया, मॉड क्लोज dx। ये फर्दर बेटा और फैक्टराइज हो जाएगा -1 से लेके 2, मॉड के अंदर x -1 x + 1 एंड देन dx। अब आपने इतना सीखा ही है बेटा कि मेरा जो मॉड है वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। मतलब ये 3 जने मल्टीप्लाई होने के बाद बताएंगे कि अंदर वाला पॉजिटिव है कि अंदर वाला नेगेटिव है। तो सबसे पहले सर क्या करें? इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, आखिर कितनी वैल्यूज डालें? -1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे बेटा? इन सबको इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करोगे सो दैट एक नंबर लाइन बन सके, और उस नंबर लाइन पे आप इन नंबर्स को प्लॉट करो। तो x को जब 0 से इक्वेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। -x - 1 को 0 से इक्वेट करूंगा तो 1, x + 1 को 0 से इक्वेट करूंगा तो -1। सो दिस बिकम्स -1, 0 और 1 मेरे आंसर आने वाले हैं। सही है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये इन्फिनिटी तक जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये कहाँ पे रुक जाएगा बेटा? 2 पे रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम हाईलाइट कर दिया 2। वैसे सर ये कहाँ तक जाएगा बेटा? ये -1 पे रुक जाएगा, मेरे को इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप समझना है हमें। ठीक है, कि सबसे पहले अगर मैं वेवी कर्व की बात करूं, अब जिनको वेवी कर्व आता है वो वेवी कर्व से समझें, जिनको वेवी कर्व नहीं आता मैं बताता हूं आपको क्या करना है। तो वेवी कर्व क्या कहता है बेटा कि ये जो मेरे 3 फैक्टर्स हैं उनके लिए मेरी वेव कहां से शुरू होगी? हमेशा टॉप राइट कॉर्नर से शुरू होती है। तो हमेशा टॉप राइट कॉर्नर से शुरू होगी, तो बेटा ये यहां पे आई, कहां पे आके रुकी? 1 पे।
वेवी कर्व क्या कहता है कि जिस फैक्टर में से ये आया है उसकी पावर अगर ऑड है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, मतलब ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। बट अगर पावर इवन है तो ये अपनी डायरेक्शन को रिटेन कर लेगा, मतलब ऊपर है तो फिर ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो फिर नीचे ही रहेगा। गुड थिंग इज सर सबकी पावर ऑड है, मतलब ऑल्टरनेटली डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो 1 पे गए, वो यहाँ से निकल के आया x-1 से, ऑड पावर है सर नीचे निकल जाओ। 0 पे आ गए, 0 कहाँ किसने दिया, इस x ने दिया, इसकी भी पावर क्या है ऑड, हम बेटा ऊपर निकल गए। अब वापस -1 पे आए, -1 की पावर भी क्या है ऑड, हम नीचे निकल जाएंगे। पर अब ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि -1 के पीछे जाना ही नहीं है ना। अगर अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहे होते, आपको प्रूव करना होता, तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, -∞ तक जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है -1 के पीछे ये कैसा काम करने वाला है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि इस क्वेश्चन में -1 के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब होता क्या है बेटा, नंबर लाइन के ऊपर वाला रीजन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, मतलब -1 से 0 के बीच में तुम x की कोई भी वैल्यू यहां पे डाल दो, ये एक्सप्रेशन तुम्हें आंसर क्या देगा पॉजिटिव। और 0 से 1 के बीच में तुम कोई भी वैल्यू डाल दो, ये एक्सप्रेशन तुम्हें आंसर क्या देगा नेगेटिव। 1 से लेकर 2 के बीच में तुम कुछ भी डाल दो, ये तुम्हें आंसर क्या देगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब बस यहां से आपको समझ में आ गया। अब जिनको नहीं आया ये समझ में, या जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप एक एक करके वैल्यूज डालोगे। आप -1 से 0 के बीच में आप कोई वैल्यू डाल दो, आप -0.5 डाल दो x की जगह, है ना। और इन तीनों का प्रोडक्ट बस देखो रफली, -0.5 नेगेटिव, -0.5 -1 नेगेटिव, -0.5 +1 ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा प्लस। तो आपका रीजन क्या है प्लस, हमारा भी तो वही आ रहा है प्लस। तो ये हुआ बेटा डायरेक्ट अप्रोच, और ये है बेटा मेहनत वाला अप्रोच, चूज आपने करना है। आई होप आपको ये वेवी कर्व थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखना आप यहाँ पे, तो वैल्यूज अगर नहीं डालनी है तो आपको वेवी कर्व आना चाहिए। सो गुड थिंग इज कि हमें पता है कि वेवी कर्व कैसे लगा है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसके हमें पीसेस करना है। कैसे, एक रीजन है बेटा -1 से लेके 0, -1 से 0 में अंदर वाला कह रहा है कि सर हम तो पॉजिटिव हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो मॉड कह रहा है, तो मेरे को लगाया क्यों है तुमने, हटाओ हटाओ, तो बेटा मॉड ऐसे ही हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x³ - x, मॉड हट गया dx। और बाहर देखो कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन ही है क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बेटा 0 से लेके 1। अब अंदर वाले ने बोला हम तो नेगेटिव है, हम नेगेटिव है, मतलब अब जब मॉड हटेगा तो बेटा क्या छोड़ के जाएगा, एक माइनस साइन छोड़ के जाएगा, क्योंकि अंदर वाला नेगेटिव है तो बाहर माइनस, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। थर्डली यहाँ पे आते हैं बेटा 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 में भी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो मॉड कहता है हट, मैं ऐसे ही हट जाऊंगा, मॉड की जरूरत ही नहीं है, अंदर वाला पॉजिटिव है, ये भी बेटा ऐसे डायरेक्ट ही हट गया x³ - x dx। आप देखो तीनों जगहों से मेरा मॉड गायब है, क्योंकि मॉड के साथ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, मॉड हटाना ही पड़ेगा आपको, तरीका ये है। ठीक है, तो अब आप देखो इसके बाद बेटा नॉर्मल इंटीग्रेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, और यही मैक्सिमम एरर होता है। जो चीज़ दिखने में सबसे आसान लगती है वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x³ का क्या होता है x⁴/4 माइनस x²/2। यहाँ पे बेटा लिमिट क्या आएगी -1 से लेके 0। फिर बेटा ये माइनस को बाहर ही रखो, ये क्या आ जाएगा x⁴/4 माइनस x²/2। यहाँ पे लिमिट क्या आएगी बेटा 0 से लेके 1, प्लस x⁴/4 माइनस x²/2। यहाँ पे लिमिट क्या आएगी बेटा 1 से लेके 2। ठीक है, अब बस मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ। आई होप ये इंटीग्रेशन जो मैंने किए हैं ये आपको आते हैं। सो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो बेटा पहले तो अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा 0 - 0 माइनस -1 डालूंगा, -1⁴ इज 1/4 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2, पहला वाला डन। माइनस इधर भी अपर लिमिट डालो बेटा क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 - 0। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी डालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा ये 2⁴ इज 16/4, 2 का स्क्वायर/2 इज 4/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा 1/2। तो आप देखो ये क्या बना, दिस इज माइनस ऑफ 1/4 माइनस 1/2 इज -1/4। यहाँ पे भी डालोगे तो क्या आ जाएगा -1/4, ये माइनस था, 1/4 माइनस 1/2 इज -1/4 प्लस
4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 बेटा क्या होता है 2, माइनस 1/4 माइनस 1/2 इज -1/4। जितना ज़्यादा ब्रैकेट लगाओगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। जितना बिना ब्रैकेट के काम करोगे कभी भी एक्यूरेसी आपकी आएगी नहीं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दिस इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस ये है 2 प्लस ये है बेटा 1/4। 1/4 1/4 1/4 बेटा मिलके क्या हो जाएंगे 3/4, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 2, 3/4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 8/4। योर आंसर इज 11/4, ठीक है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमें बस ये ब्रेक करना आ गया, काम हो गया। बेटा चैलेंज ये है, जो लगता है ना सर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगा, बस बेटा वहीं एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो ऐसा वाला क्वेश्चन जब तक आपने 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस नहीं किया ना, आई कैन गारंटी आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये था बेटा वो क्वेश्चन जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स देने की कोशिश किया। वेविकर है ना बेटा, वेविकर हमारा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसमें ना हमें एक एक करके वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वेव बता देते हैं कि हम कहाँ पॉजिटिव हैं कहाँ नेगेटिव हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द फोर्थ वन। सो आई विल टेक द फिफ्थ वन एंड देन आई विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चन, बिकॉज आपको लग रहा होगा सर सिर्फ 7 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या। बेटा मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बट द थिंग इज मैं फिल्टर आउट करके आई विल ब्रिंग इट डाउन टू मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस। सो 5 क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा, बाकी 10 क्वेश्चंस इन अनदर वीडियो, ठीक है। बट आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। फिफ्थ, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x, ठीक है। अब बेटा ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि बेटा आप देखो आपके पास चॉइस क्या है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बेटा कैसे ट्रेनिंग दी है कि कभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखो तो स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट पे टिक करना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं। स्टैंडर्ड होता तो इसका आंसर ही मेरे को याद होता। दूसरा स्टेप क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन तो मैं करना चाहूँगा, पर सर सब्स्टिट्यूशन के मैं किसको टी लूँ? सर इसको टी लेता हूँ तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि डी टी तो ऊपर ही बैठा होता है। तो ये टी लेके फिलहाल ये डी टी तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर फिलहाल के लिए तो ऐसा ही लग रहा है। तीसरा स्टेप क्या है? सर डिनोमिनेटर जैसा बना लो, आप कोशिश कर लो जितनी आपको कोशिश करनी है। ऊपर आपको जो करना है आप करो, आप नीचे वाला बेटा जनरेट ही नहीं कर पाओगे। तो वो तो भूल जाओ कि जो मैंने यहाँ पे काम किया था वैसा कुछ आप यहाँ पे कर भी पाओगे, नहीं होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना बेटा। आज से पहले तक आपने जब भी सब्स्टिट्यूशन किया था आपको क्वेश्चन में टी दिखता था। सर इसको टी लेंगे तो सर ये डी टी बनेगा। ये वो क्वेश्चन है बेटा जहाँ पे मैं जिसको टी लूँगा ना वो तुम्हें पूरे क्वेश्चन में कहीं दिखेगा ही नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे मैं ऐसी चीज़ को टी लूँगा जो आपको क्वेश्चन में कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो सर वो कैसे ले लोगे आप टी? बेटा इससे जाके बात करूँगा, क्योंकि आपको ही पता है ना बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन में ऊपर वाला ही क्या बनता है? डी टी। तो ऊपर वाला अगर डी टी बनेगा तो उसी से ही जाके पूछ लेता हूँ कि भाई तेरा टी क्या होगा। तो रिवर्स आपको आना चाहिए कि सर साइन एक्स जो है किसके डिफरेंशिएशन से, क्योंकि जिसको टी लेते हो बेटा डिफरेंशिएट करके ही डी टी आता है ना। तो अगर ये मेरा डी टी बनेगा तो इसका टी पूछने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। भाई तुम किसके डिफरेंशिएशन से आए हो? साइन एक्स को मैंने पूछा तुम किसके डिफरेंशिएशन से आए हो? तो साइन एक्स कहता है भाई मैं माइनस कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन से आया हूँ। आप करके देख लो। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स से जाके पूछा तुम किसके डिफरेंशिएशन से आते हो? उससे बोला मैं तो पॉजिटिव साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से आता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है आपको टी आपका क्या बना है? अच्छे से लिखूँ तो ये हो गया बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिख रहा है क्या कहीं पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे क्वेश्चन में? नहीं। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे मैं ऐसी चीज़ को टी लेता हूँ जो मेरे क्वेश्चन में मेरे को दिख ही नहीं रही है कहीं पे भी, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस वेराइटी में जहाँ पे ऐसा आपका साइन 2x नीचे घूम रहा है, साइन 2 थीटा नीचे घूम रहा है। ऐसे 2 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना। स्टैंडर्ड है, दिमाग में बिठा लो कि ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा हम ऐसी वाली चीज़ करेंगे। तो टी का वैल्यू आ गया बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी क्या हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये आ गया डी एक्स। आप बोलोगे ठीक है सर ये तो आपने बना लिया डी टी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सर साइन 2x कैसे लेके आओगे? इसी से ही बात करूँगा।
इसी से जाके बात किया कि भाई आप सप्लाई करो, अब साइन 2x वाली चीज़ को भी t के टर्म्स में कन्वर्ट करके बताओ। कहता है हो जाएगा। अब दोनों साइड पे क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या बना बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बेटा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन 2x। साइन 2x को बेटा आइसोलेट कर दो वहाँ भेज के, तो साइन 2x बेटा आपका क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर बन गया। सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ साइन 2x इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इट इज मैंडेटरी दैट वी हैव टू चेंज द लिमिट एज वेल। तो बेटा अब टाइम आ चुका है कि हमें लिमिट चेंज करनी है। तो आप मुझे बताना बेटा जब x का वैल्यू 0 है तब t का वैल्यू क्या होगा। t का वैल्यू होगा बेटा साइन 0 माइनस कॉस 0, यहाँ पे डाला मैंने। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, साइन 0 इज 0 माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो t का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा -1। तो जब x का वैल्यू आप 0 ले रहे हो तब आपको t का वैल्यू -1 लेना है। वैसे ही जब आप x का वैल्यू बेटा π/4 लोगे, x अगर π/4 लोगे तो बेटा t का वैल्यू क्या आएगा, साइन π/4 माइनस कॉस π/4। साइन π/4 बेटा कितना होता है 1/√2, कॉस π/4 भी क्या होता है 1/√2। ये कट होके बेटा क्या हो जाएगा 0। तो अब हमारी लिमिट्स भी तैयार हो चुकी हैं। हमारा i क्या निकल के आया बेटा, जब x 0 है तो t का वैल्यू -1 हो गया बेटा, -1 से लेके 0। क्या बना, ऊपर वाला तो बेटा क्या है हमारा dt, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास क्या बन गया dt, तो ये dt बन गया अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x बेटा आपने फिल्टर आउट करके रखा है, दैट इज 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, बस आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज -1 से लेके 0 dt अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, दैट इज i इज इक्वल टू -1 से लेके 0 dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। 9 प्लस 16 इज 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब आप चाहो बेटा तो इसको 4t का होल स्क्वायर लिखो, फिर सब्स्टिट्यूशन करोगे, मैं बेटा बचूंगा उस चीज़ से, क्योंकि अगर फिर सब्स्टिट्यूशन किया तो मेरे को फिर लिमिट चेंज करनी पड़ जाएगी। मैं तो बेटा उस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सर तो फिर क्या करोगे आप, बेटा कॉमन निकाल लो। ये टी स्क्वायर को अकेला करना है तो 16 को कॉमन ही निकाल दो आप। तो बेटा आप मुझे बताओ ये क्या बनेगा, -1 से लेके 0 dt अपॉन यहाँ से 16 निकालूंगा बेटा क्या आएगा, ये 25/16 माइनस टी का स्क्वायर। 16 को बेटा बाहर कर दो आप, तो ये क्या बनेगा आपका -1 से लेके 0 1/16 dt अपॉन क्या बनेगा बेटा ये 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1/16 बेटा बाहर कर दिया, -1 से लेके 0 dt अपॉन दिस इज 5/4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब आई होप आप सबने ये पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log of a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड कि ये आपको आता होगा, ठीक है, ये याद रखना है। 1/2a log of a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो अपन वो पुट करेंगे बेटा आप, तो हमारा i क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे i विल बी इक्वल टू 1/16, दिस इज 1/2a दैट इज 2 इंटू 5/4 log a प्लस एक्स बेटा क्या हो जाएगा 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी। ठीक है, और आपको पता है बेटा यहाँ पे हमारी लिमिट जाने वाली है, t की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा -1 और 0 जाने वाला है। तो ये क्या बन गया आप मुझे बताओ, i इज इक्वल टू 1/16 इंटू ये क्या बन जाएगा बेटा 4/5 2 ज़ा 10, अंदर जाएंगे बेटा तो log को पहले सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t। ठीक है, और यहाँ पे बेटा अपन लिमिट डाल देंगे -1 से लेके 0। ठीक है, जो अपॉन वाले 4 थे दोनों आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बना बेटा आपका i का वैल्यू आ गया 1/40। यहाँ पे बेटा पहले अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा log 5 प्लस 0 अपॉन 5 माइनस 0 माइनस log के अंदर बेटा -1 डालो तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इज 1 अपॉन 5 माइनस -4 इज कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 इज 9, सॉरी -1 डालेंगे तो 5 प्लस 4 इंटू -1 इज
1 एंड -1 डालूंगा तो 5 - 4 × -1 ये कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1/9 आ जाएगा। तो देखो ये क्या बना I = 1/40। दिस इज log 5/5 कितना होता है 1 माइनस log 1/9। अब log 1 का वैल्यू बेटा क्या होता है हमारा 0। तो log 1 इज 0, 0 माइनस log 1/9। तो आपका आंसर बेटा क्या आ रहा है -1/40 log 1/9। इसमें अगर आप 9 को ऊपर ले आओगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा 9 की पावर -1 बन जाएगा, माइनस नीचे उतर के आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा +1/40 log 9। आपकी बुक में नीचे वाला आंसर दिया होगा। आप ऐसे भी छोड़ के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सो बेटा ये तो अभी बस ऐसा मान के चलो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट मेरी नज़र में बेटा जो रिपीटेडली एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, आपने इनमें से कई क्वेश्चन अपने प्री बोर्ड्स में भी देखे होंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो रिपीटेडली ईयर ऑन ईयर बार बार पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो आपको प्रैक्टिस करके ही रखना चाहिए। ठीक है। तो ये था बेटा पार्ट 1 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इंटीग्रेशन का। पार्ट 2 भी बस आ ही गया, आप ऐसे मान के चलिए। ठीक है। सो आई विल बी ब्रिंगिंग दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इससे हेल्प हुई, हेल्प नहीं हुई, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, please do it as soon as possible. Thank you so much.